तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पवन पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोगों के लिए जीके जीएस का महासंग्राम चल रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ये महासंग्राम आप लोगों के लिए चल रहा है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को नीचे रेड कलर का बेल आइकन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको पर क्लिक करके बगल में एक बेल आइकन की तरह आएगा, बेल आइकन बन करके आएगा, उस पर आप क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपके आज के प्रश्नों पर चलते हैं। और 30 प्रश्न दोस्तों प्रत्येक दिन हमारे इस चैनल पर आप लोगों के लिए कराए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है आप लोगों का कि एमएस वर्ल्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि कौन सी कुंजी का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई कार्य है, ये लिखा गया, तो उसको जो है अगर लिखा गया मिटा दिए हैं तो फिर से लाने के लिए कौन सी बटन का हम प्रयोग करेंगे, कौन सी कुंजी का? तो दोस्तों उसके लिए Ctrl+Z। ठीक है, कौन सी कुंजी रहेगी? Ctrl+Z। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे अंडो कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि इसरो ने एस्ट्रोसाइट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया था। तो बताना है आपको कि कब किया था। पहला ऑप्शन है 2012, दूसरा है 2013, तीसरा है 2014 और चौथा ऑप्शन है 2015। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 2015 में। ठीक है, इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह को 2015 में आरंभ किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। पहला है बीटा काटन यानी बीटी काटन, दूसरा है गोल्डन राइस, तीसरा है अम्फ्लोरा, चौथा है भिंडी। तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनमें से जो भिन्न है वो है भिंडी। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय रेल अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है। भारतीय रेलवे ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है। पहला ऑप्शन कह रहा है दक्षिण रेलवे, दूसरा है दक्षिण पश्चिम रेलवे, तीसरा है दक्षिण मध्य रेलवे, चौथा है दक्षिण पूर्व रेलवे। तो आपका दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम रेलवे। दोस्तों मन लगाकर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और सफलता एक दिन आपके कदमों को ज़रूर चूमेगी, ये हमारा विश्वास है। अगला कुछ क्वेश्चन आप लोगों का है कि आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या था। पहला है अनिल कुंबले, दूसरा है सुनील गावस्कर, तीसरा है रवि शास्त्री, चौथा है राहुल द्रविड़। तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ इन्होंने आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के एक नामित क्रिकेटर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है, बताइए। परमाणु रूपांतरण, दूसरा है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, तीसरा है एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों की टक्कर, चौथा ऑप्शन आपका है अणुओं के उपखंड। तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। दोस्तों परमाणु विखंडन एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है। परमाणु वे सूक्ष्म कण हैं जो अपनी स्वतंत्र अवस्था के विचरण नहीं करते हैं, ठीक है, परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए
इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? पहला है मॉडेम, दूसरा है फायरवॉल, तीसरा है ब्लूटूथ, चौथा है सेट टॉप। तो बताना है आप लोगों को, बताइए कि कौन कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ जो है कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन की किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो बताना है आपकी क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा। दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। ठीक है दोस्तों क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के पेंटोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 चिकित्सा क्षेत्र में शल्य क्रिया किए जाने के लिए मूर्छित करने के लिए निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक रंगहीन तथा सुगंधित तरल पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? पहला है प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ चेन्नई, दूसरा है प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, चौथा ऑप्शन है एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में जहां नियुक्त किया गया था वो है एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, ISI का पूरा नाम क्या है? पहला है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, दूसरा है इंटरनेशनल सर्विस इंटेलिजेंस, तीसरा है इंटरनेशनल स्पेस इंटेलिजेंस, चौथा ऑप्शन है इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों ISI का पूरा नाम जो है वो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताना है आपको कि तवांग मठ कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन 2-3 बार इस वीडियो हमारे चैनल पर रिपीट हो चुका है। और दोस्तों यही होता है, जब आप मन से पढ़ाई करते हैं तो क्वेश्चन आपको रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, तो बताना है आपको कि तवांग मठ कहाँ स्थित है। पहला है असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है मिजोरम। तो बताइए दोस्तों तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह एक बौद्ध मठ है दोस्तों। ठीक है, यह मठ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ लहासा का पोताला मठ है महल है। इस मठ को सन 1680 में मेराक लामा लोद्रे ग्यास्तु द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका कि फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? पहला है कप्पड़ केरला, दूसरा है अलीबाग महाराष्ट्र, तीसरा है मीराबार गोवा, चौथा है मांडवी गुजरात। तो दोस्तों वो जहाँ उतरा था वो कप्पड़ केरला था। ठीक है, जिसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बताना है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। पहला है तात्या साहेब कोयरे, दूसरा है कुरियन चोको, तीसरा है वर्गीज कुरियन, चौथा है विश्वास नारायण पाटिल। तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक जिसे कहा जाता है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी चुनी गई है? जैसे विश्व धरोहर स्थल
यूनेस्को में शामिल किए जाते हैं, तो भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया गया है, यह बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा है 7, तीसरा है 32, चौथा है 18। तो दोस्तों आपका 32 स्थान जो है वो यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व धरोहर स्थलों को यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा है ऊर्ध्वपातन, तीसरा है वाष्पीकरण, चौथा है संघनन। तो दोस्तों तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण जो है वो वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। जब कोई वस्तु तरल अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होती है तो इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। अगर ये प्रश्न दोस्तों आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो बताना है आपको कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। पहला है इंसानी व्यवहार, दूसरा है जहर, तीसरा है भूक्षरण, चौथा है चट्टान। तो दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी जो है वो जहर के अध्ययन को हम टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जहर के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो बताइए आप लोग कि कितने स्वर्ण पदक जीते थे। पहला है 166, दूसरा है 174, तीसरा है 188, चौथा है 198। तो दोस्तों भारत ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में 188 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने जीते थे? 188 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है कि इसरो का पूरा नाम क्या है? हमें इसरो का फुल फॉर्म बताना है। पहला है भारतीय उपग्रह अनुसंधान संस्थान, दूसरा ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, तीसरा है भारत की अंतरिक्ष सुधार संस्था, चौथा है भारत की सोलर अनुसंधान संस्था। तो दोस्तों इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो बताना है आपको। पहला है पायरोमीटर, दूसरा है एपीडियास्कोप, चौथा है पेरिस्कोप, तीसरा है पेरिस्कोप, चौथा है ओडोमीटर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है वो पनडुब्बी समुद्र के अंदर रहती है, तो समुद्र की सतह पर देखने के लिए, यानी कि पानी से बाहर जो कुछ आ रहा हो तो उसको देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हमारे चल रहे हैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और एक काम और आप लोग किया कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको लगते हों कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो सारे क्वेश्चन हम इम्पॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, लेकिन आप लोगों को जो लग रहा हो आपके लिए कि ये ज़रूरी है तो उसको आप जो है नोट कर लिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, और एक काम किया कीजिए कि आप लोग हमारे आंसर देने के पहले ही आंसर देने का कि आप आंसर देने की सोचा कीजिए। ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? पहला है गोवा मुक्ति आंदोलन, दूसरा है गोवा असहयोग आंदोलन, तीसरा है गोवा शांति मार्च, चौथा है गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा मुक्ति आंदोलन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? गोवा मुक्ति आंदोलन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें गोवा मुक्ति आंदोलन की, तो गोवा मुक्ति आंदोलन सन 1961 में भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह एक ऐसा अभियान था जिसने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अभियान को ऑपरेशन विजय नाम भी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि एडीएच का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, दूसरा है अधेसिव डायरेक्टिक हार्मोन, तीसरा है एसिडिक डायरेटिक हार्मोन, चौथा है अधेसिव डबल हार्मोन। तो बताना है आपको कि एडीएच का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, एडीएच का फुल फॉर्म एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है। पहला है सीमांत रेखा, दूसरा है आर्डर निशे रेखा, तीसरा है मेसन डिक्सन रेखा, चौथा है रेड क्लिफ रेखा। तो दोस्तों, जिससे भारत की और पाकिस्तान की रेखा माना जाता है वो है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा भारत की आज़ादी के बाद 17 अगस्त 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच खींची गई एक विभाजन रेखा है। इस सीमा का निर्धारण एक अंग्रेज सीरल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था, इसलिए इस रेखा को रेड क्लिफ नाम भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। पहला है थार रेगिस्तान, दूसरा है काराकोरम रेगिस्तान, तीसरा है गोबी रेगिस्तान, चौथा है कच्छ रेगिस्तान। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, थार रेगिस्तान। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान भारत के विभिन्न राज्यों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब तथा पाकिस्तान के भागों में विस्तृत है। यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। पहला है पल्मोनरी सिरा, दूसरा है अल्वेओली, तीसरा है पल्मोनरी धमनी, चौथा है महाधमनी। तो बताना है आप लोगों की कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पल्मोनरी धमनी। ठीक है दोस्तों, धमनियाँ हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में संचरण करने का कार्य करती हैं, परंतु धमनियों में पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का संचार करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। पहला है बोरिक एसिड, दूसरा है एसिटिक एसिड, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, चौथा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोरिक एसिड। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है वित्त मंत्री, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो दोस्तों, भारत गणराज्य में जो वित्तीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। पहला है जिगर, दूसरा है प्लीहा, तीसरा है त्वचा, चौथा है ओवम। तो बताइए आप लोग कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे बड़ी मानव कोशिका ओवम होती है। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है हीट और तापमान एक ही बात है, दूसरा है शक्ति और ऊर्जा का एक रूप है, शक्ति और ऊर्जा का एक रूप है, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा का कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, चौथा है एक स्थिर गति पर चल रही कार का कोई त्वरण नहीं होता है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक स्थिर गति पर चल रही कार का कोई त्वरण नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर बना रहा था। पहला है लुइस माउंटबेटन, दूसरा है आर्चिबाल्ड वावेल, तीसरा है विक्टर होप, चौथा है फ्रीमैन थॉमस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लुइस माउंटबेटन। वो आज़ादी के बाद भी भारत के गवर्नर बना था।
ठीक है, बना रहा था। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है। ठीक है, तो मनुष्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है और यही पूछ भी रहा है। अलग अलग शब्दों में बच्चों को भ्रमित करने के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बनाने वाले पूछते हैं। तो बताइए कि निम्न मानव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला है आर्कियोलॉजी, दूसरा है आर्कियोलॉजी, तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी, चौथा है एंड्रोलॉजी। तो दोस्तों मानव विज्ञान के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मानव अध्ययन के विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आपको दोस्तों, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों और भी लोगों को इस वीडियो से जोड़ें, हमारे इस चैनल से जोड़िए और लोगों को प्रेरित कीजिए, सेंड करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ सकें, उनको भी फ़ायदा हो सके और एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल एक बड़ा परिवार बन सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।